हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल सर विथ इंग्लिश एंड हिस्ट्री में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जो टॉपिक हमारा रनिंग चल रहा है, ठीक है, चल रहा है 12th क्लास हिस्ट्री से जो प्रथम टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है ईंटें, मनके और अस्थियाँ। उसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया और बिल्कुल एंडिंग स्टेप पर है, हम इस टॉपिक के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, उसकी विशेषताओं के बारे में, ठीक है। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में जो उत्पादन केंद्र हैं, जो वस्तुएं हमें मिलती थी, उनका उत्पादन कैसा होता था, कहाँ से मिलता था और किसके द्वारा उन उत्पादनों का आयात और निर्यात किया जाता था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो जो टॉपिक है अपना, वो खास मेन टॉपिक है अपना, वो है उत्पादन केंद्र। क्या है? उत्पादन केंद्र, ठीक है, यस। उत्पादन केंद्र, ठीक है, उत्पादन केंद्र। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? उत्पादन केंद्र के अंदर हम पढ़ेंगे कि ये जो उत्पादन केंद्र है वो मुख्यतः प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, ठीक है, इसके प्रमुख केंद्र थे कौन कौन से, तो वो हमको पढ़ने हैं थोड़े से। तो शुरू करते हैं हम, यस। तो लिखो मोहनजोदड़ो, और एक तो था मोहनजोदड़ो, खास सबसे ज़्यादा थे, एक तो था मोहनजोदड़ो था और दूसरा था हड़प्पा, ठीक है। ये दो स्थल थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे या स्थल थे, जहाँ से शिल्प, ठीक है, शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। हम शिल्प उत्पादन, शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था, ठीक है। तो शिल्प उत्पादन का कार्य मोस्टली कहाँ से किया जाता है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे शहरों में सबसे ज़्यादा किया जाता था, ठीक है। अब उस समय ये जो शिल्प उत्पादन था अपना, ये वाला शिल्प उत्पादन, इसके लिए कच्चा माल आता कहाँ से था और आता था तो किसके द्वारा आता था, ठीक है। आयात और निर्यात कहाँ से किया जाता था वो, ठीक है, खासकर निर्यात कहाँ से किया जाता था वो हमें पढ़ना है इसके में, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं शिल्प सभ्यता में परिवहन के साधन, ठीक है, परिवहन के साधन। चलो, तो मुख्यतः जो शिल्प उत्पादन था वो बैलगाड़ियों की मिट्टी से बने खिलौनों के प्रतिरूप संकेत करते हैं, ठीक है। वहाँ से जब उत्खनन हुआ, कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वहाँ हमें क्या मिला? बैलगाड़ियाँ मिली, ठीक है। और बैलगाड़ी कौन सी? मिट्टी से बनी मिली, मिट्टी से बनी हुई ऐसे कुछ खिलौने मिले। ये खिड़िया नहीं है, खिलौने हैं, ठीक है, इसको खिलौना पढ़ना आपने, थे। तो हमें जब उत्खनन किया सिंधु घाटी सभ्यता में, वहाँ हमें मिट्टी से बने हल मिले, ठीक है, मिट्टी से बने बैलगाड़ियाँ मिली। कहाँ से? हम जहाँ से हम, चाहे मोहनजोदड़ो है, चाहे सिंधु घाटी है, चाहे हड़प्पा है, चाहे कोई और स्थल है, वहाँ से जब उत्खनन किया गया तो उत्खनन के दौरान क्या क्या मिली हमको? मिट्टी की बनी बैलगाड़ियाँ मिली। क्या मिली? मिट्टी की बनी बैलगाड़ियाँ मिली। और उस बैलगाड़ियों को देखते हुए ये संकेत करता था या फिर अनुमान लगाया गया कि वास्तव में यहाँ के जो लोग हैं, वो जो सामान लाने का काम करते थे, वो किससे करते थे? स्थल मार्गों से। अब मिट्टी के बनी बैलगाड़ियाँ कहाँ चलती हैं? स्थल मार्ग पर चलती। इसका मतलब डेफिनेटली उस समय उन लोगों का जो व्यापार का जो केंद्र था वो स्थल मार्ग थे, ठीक है। मतलब स्थल मार्ग द्वारा वस्तु का आदान और प्रदान या आयात और निर्यात किया जाता था, ठीक है। तो ये परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन कौन सा था? तो आपको क्या करना है? स्थल मार्ग। कौन से मार्ग? मतलब स्थल मार्ग से वे किसी भी वस्तु का आयात या निर्यात करते थे या किया जाता था उस समय, ठीक है। हमें कहाँ से, ऐसा कहाँ से पता चला है? जब वहाँ पे उत्खनन हुआ तो वहाँ से हमें बैलगाड़ियों की मिट्टी से बने
खिलौने मिले। ठीक है, तो उन खिलौनों को देखते हुए वो खिलौने संकेत कर रहे थे कि डेफिनेटली यहाँ के लोग परिवहन के रूप में स्थल मार्ग का यूज़ कर रहे थे, क्योंकि बैलगाड़ी कहाँ चलती है, सीधी सी स्थल मार्ग पर चलती है ना, रोड पर चलती है। तो सीधी मतलब ये किसका और संकेत करते हैं, परिवहन का एक महत्वपूर्ण स्थान। ठीक है, साधन था, क्या था, साधन था, क्या था, बैलगाड़ियाँ। ठीक है, मतलब कुल मिला के अपना था स्थल मार्गों से सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, ठीक है, वो परिवहन के रूप में किसका यूज़ करते, बैलगाड़ियों का यूज़ करते, मतलब स्थल मार्गों का यूज़ करते अपनी वस्तुओं का आयात और निर्यात करने के लिए। ठीक है, नंबर 2 सिंधु था और क्या चीज़ें मिली वहाँ, सिंधु और उसकी नदियों के बगल में जो नदियाँ थी सिंधु घाटी सभ्यता, एक तो सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ थी उसके बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया था। कुल मिला के सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर स्थल मार्ग का भी यूज़ किया जाता था। ठीक है, फिर ठीक है, साथ ही जल मार्ग का भी प्रयोग किया था। ठीक है, और नदी मार्गों, तटीय मार्गों, ठीक है, सभी मार्गों का प्रयोग किया था। स्थल मार्ग, जल मार्ग या तटीय मार्ग ये कि इन सब का यूज़ किया जाता, केवल एक हवाई मार्ग छोड़ के। ठीक है, क्योंकि उस समय ऐसा कुछ था नहीं। तो नदियों का संकेत मिले हैं, सीधी सी बात है, नदियों से भी अपने सामानों को आदान प्रदान करने के लिए, आयात निर्यात करने के लिए नदियों का यूज़ करते, नावों का यूज़ करते। वो मैंने पढ़ाया था आपको, है ना, नाव के भी हमें साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने वस्तुओं का आयात निर्यात करने के लिए स्थल मार्ग का भी यूज़ करते थे, जल मार्ग का भी यूज़ करते और तटीय मार्ग का भी यूज़ करते हैं। तटीय मार्ग वो जल मार्ग एक ही बात है। ठीक है, अब शिल्प उत्पादन के लिए हमें कच्चा माल, कौन कौन सा कच्चा माल हमें यहाँ से हम या तो हम मंगवाते थे या भेजते थे। तो क्या क्या था, तांबा, सोना, चांदी, कांसा, सेलखड़ी, चौट, ठीक है, मिट्टी, लकड़ी, हाथी दांत, शंख या फिर अर्ध कीमती पत्थर। ठीक है, पत्थर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और फयांस। ये सारे चीज़ें जो थी वो क्या थी, ये सारी चीज़ें क्या थी, यस यस। तो शिल्प उत्पादन लिए जो कच्चा माल था, ये सारा कच्चा माल हमें वहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, यस। अब परिवहन के मार्ग बता दिया मैंने, किसका, स्थल मार्ग का भी होता था, बैलगाड़ी के द्वारा सामान एवं लोगों का आवागमन होता था, नदी मार्ग का भी होता था और तटीय मार्ग, तीनों का। ठीक है, सिंधु की सहायक नदियाँ हैं उसके किनारे हमें नावों से परिवहन होता है। ठीक है, कि उत्खनन के दौरान हमें वहाँ नाव के अवशेष भी मिले हैं। इसका मतलब वहाँ के लोग, सीधी सी बात है, जल मार्ग का भी यूज़ करते थे, नदी मार्ग का यूज़ करते थे, और साथ साथ हमें समुद्र किनारे जहाज़ों के भी अवशेष मिले हैं। तो कुल मिला के जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो स्थल मार्ग, नदी मार्ग और तटीय मार्ग, तीनों मार्गों का यूज़ करते अपने वस्तु, अपने सामान का आयात और निर्यात करने के लिए। चित्र के माध्यम देख रहे हैं, ये नदी मार्ग हुआ, ये क्या हो गया, ये हो गया तटीय मार्ग। क्लियर। तो इस प्रकार शिल्प उत्पादन के लिए जो कच्चा माल प्राप्त होता था, तो कच्चा माल तो सारे ये चीज़ें हैं, ये सारे कच्चे माल के, और ये कच्चा माल किसके द्वारा, ठीक है, किस मार्ग के द्वारा, स्थल मार्ग के द्वारा, तटीय मार्ग के द्वारा और नदी मार्ग के द्वारा ये कच्चा माल को आदान प्रदान किया जाता था, अर्थात आयात निर्यात किया जाता। सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तीनों मार्गों का यूज़ करते थे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस यस यस। अब ये माल जो भारत में तो होता ही था, ये इसका आयात निर्यात, ठीक है, व्यापार होता ही था, लेकिन भारत के बाहर से भी ये जो माल था वो मंगवाते थे। वो कहाँ से मंगवाते थे वो इम्पोर्टेंट है, या फिर यहाँ से जो माल वहाँ जाता था तो किस प्रकार जाता था, वहाँ से यहाँ आता था, कहाँ से आता था और क्या क्या चीज़ें आती थी, और किन किन स्थानों से हमें कच्चा माल उपलब्ध होता था, या फिर हमारे यहाँ से कच्चा माल कहाँ भारत महाद्वीप से उपमहाद्वीप मतलब बाहर कहाँ जाता था, उसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ। तो उपमहाद्वीपीय तथा उसके भागों से आने वाला माल, अब बाहर से कहाँ से माल हमारे देश के अंदर कच्चा माल आता था। ठीक है, तो हड़प्पावासी जो हड़प्पा के लोग थे वो शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे, जैसे कि नागेश्वर,
नागेश्वर का नाम सुना ही आपने। नागेश्वर का कहाँ है, नागेश्वर कहाँ है, गुजरात है। इंपॉर्टेंट याद रखना, नागेश्वर कहाँ है, गुजरात है। और बालाकोट कहाँ पर है, वही पाकिस्तान, ठीक है, पुराना पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान और पुराना बलूचिस्तान का क्षेत्र जो उस समय भारत में था, भारत का हिस्सा था बालाकोट, ठीक है। नागेश्वर वर्तमान में गुजरात में यही है, और बालाकोट पाकिस्तान और पुराना उस समय बलूचिस्तान का स्थान क्षेत्र था, जो उस समय भारत का हिस्सा हुआ करता था। अभी वर्तमान में ये पाकिस्तान में है बालाकोट। यहाँ से क्या क्या चीज़ें आती थी कच्चे माल के रूप में, शंख सामग्री से उत्पादन, ठीक है। यहाँ से हमें क्या क्या मिला था, यस, यहाँ से हमें शंख से बनी जो सामग्री थी, या शंख की जो सामग्री थी, ठीक है, शंख जो थे, शंख ये हमें कहाँ से उपलब्ध होते हैं, नागेश्वर से उपलब्ध होते हैं और बालाकोट से, ठीक है। तो शंख, ठीक है, के उत्पादन के लिए या कार्य के लिए या कच्चा माल वहाँ से हम प्राप्त करते हैं, वो कौन कौन से स्थान थे, एक था नागेश्वर और एक था बालाकोट, ठीक है। संघ करके इसके ट्रिक बना सकते हो आप, ठीक है, संघ, ठीक है। संघ उत्पादन के लिए प्रदेश स्थान, क्या करेंगे, मैंने बताया भी था, ठीक है, ठीक है, ना, ठीक है, ना बाला, ना बाला, ठीक है। संघ के लिए ये याद कर लो, ना बाला, ना बाला, ठीक है, ना बाला, ना से नागेश्वर और बाला से बालाकोट। नागेश्वर कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है, और बाला से बालाकोट कहाँ पर है, पाकिस्तान, ठीक है, पुराना बलूचिस्तान का क्षेत्र। यहाँ से शंख से जितनी भी सामग्री थी वो सारी हमें यहाँ से आसानी से उपलब्ध होती थी, ठीक है, इन बस्तियों से, ठीक है, ठीक है। ये बस्तियाँ थी, एक नागेश्वर और एक बालाकोट। यहाँ शंख से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलती थी, ठीक है, चाहे कच्चा माल हो, चाहे शंख से बनी कोई वस्तुएं हों, ठीक है। और शंख उत्पादन के लिए दोनों स्थान बहुत ही प्रसिद्ध थे, नागेश्वर और बालाकोट, ठीक है, नागेश्वर और बालाकोट। देखो नागेश्वर में श आ रहा है, मतलब शंख, ठीक है। नागेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध था भाई, शंख उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। और नागेश्वर में घ आ रहा है, मतलब कहाँ था ये, गुजरात में। बालाकोट कहाँ पर था भाई, वर्तमान में तो पाकिस्तान में है, लेकिन पहले उसको किस क्षेत्र में था, यह क्षेत्र का नाम था बलूचिस्तान का क्षेत्र, ठीक है। यहाँ से शंख से बनी सामग्री, ठीक है, ठीक है, या शंख से बने जो चीज़ें थी वो आसानी से उपलब्ध हमें यहाँ से होती थी, ठीक है। शंख से बनी सामग्री हमें कहाँ से उपलब्ध होती, तो कहाँ से होती थी, नागेश्वर और बालाकोट से। या फिर शंख जो कच्चा माल था वो भी हमें नागेश्वर और बालाकोट से प्राप्त होता था। या फिर शंख उत्पादन के लिए दो प्रसिद्ध स्थलों के नाम बताइए, तो आपको लिखना है नागेश्वर और बालाकोट। ऐसे ही कुछ और स्थल भी थे, पुरा स्थल, ये सुस्थल नहीं है, इसको पढ़ना आपको पूरा स्थल पढ़ना है, ठीक है। ऐसे कोई और स्थल थे, कौन कौन से थे, एक सुदूर अफ़गानिस्तान, ठीक है, एक सुदूर अफ़गानिस्तान, ये आपको पढ़ना है, शॉर्तगुई पढ़ना है। सुदूर जो अफ़गानिस्तान है, जो अफ़गानिस्तान के एक क्षेत्र है जिसका नाम है शॉर्तगुई, शॉर्त, ठीक है, या भी हम बोल सकते हैं शॉर्तुगई, शॉर्तुगई, ये सोल फतरी नहीं पढ़ना है, ये शॉर्तुगई, क्या पढ़ेंगे, शॉर्तुगई, शॉर्तुगई, ठीक है, शॉर्तुगई, यस, ऐसे। शॉर्तुगई कहाँ पर है भाई, अफ़गानिस्तान में। कहाँ पर है, अफ़गानिस्तान में, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिले हैं भाई, नीले रंग के पत्थर मिले हैं। क्या मिले हैं, नीले रंग के पत्थर मिले हैं, जिसको क्या कहा गया है, लाजवर्द मणि, ठीक है, लाजवर्द मणि, ठीक है। सबसे अच्छे स्रोत, ठीक है, सबसे अच्छे स्रोत हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, अफ़गानिस्तान से। तो अफ़गानिस्तान किसके लिए प्रसिद्ध था, नीले रंग के पत्थर, जिसको किस नाम से जाना गया है, लाजवर्द मणि के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना, लाजवर्द मणि का उत्पादन कहाँ होता है, या फिर इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हमें, सुदूर अफ़गानिस्तान से मिले हैं, ठीक है। और सुदूर अफ़गानिस्तान में कौन सा स्थान है, वो शॉर्तुगई। क्या कौन सा स्थान है, शॉर्तुगई, याद रखना, शॉर्तुगई या शॉर्तगई, ठीक है, शॉर्तुगई या शॉर्तगई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। अफ़गानिस्तान,
कहाँ से? अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान का कौन सा क्षेत्र है? वह शोर्तुगई से। शोर्तुगई से हमें क्या मिलता है? लार्ज वर्द मणि। लार्ज वर्द मणि एक नीले रंग का पत्थर था, बहुत ही कीमती पत्थर था जो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। फिर बात करते हैं, आगे बढ़ो। अब बात करते हैं लोथल, ठीक है, यस, जो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। कहाँ पर है? भड़ौत के निकट स्थित है, ठीक है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध था? ये कालीबेनी है, कार्नेलियन है, यस, बहुत कार्नेलियन। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? कार्नेलियन। और जहाँ पर, कहाँ पर है ये? गुजरात भड़ौत में, ठीक है, कार्नेलियन। कहाँ पर है ये? कार्नेलियन, नहीं सॉरी, क्या है यहाँ लोथल से में किस अमूल्य पत्थर के साक्ष्य मिले? कार्नेलियन, ठीक है। कार्नेलियन के बहुत प्रसिद्ध है लोथल, ध्यान रखना। यस, बंदरगाह भी है लोथल, ठीक है, लोथल बंदरगाह भी है, याद रखना। और यहाँ से में कार्नेलियन पत्थर, जो कीमती पत्थर है, उसके साक्ष्य मिले। और लोथल है कहाँ पर? गुजरात में, ठीक है। इसका किसे याद कर सकते हो? इसकी ट्रिक, ऐसी ट्रिक याद करनी है आपको, ठीक है। यस यस, ठीक है। लोथल की याद करो, लो, ठीक है, लो गुजरा कान्हा, ये कान्हा, ठीक है। लो गुजरा कान्हा, लो से हुआ लोथल, कहाँ पर है? गुजरात में है। और यहाँ से हमें क्या मिला है? कान्हा से कार्नेलियन पत्थर के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। कहाँ? तो लोथल जो है गुजरात में है, बड़ौद नामक स्थान पर। वो किसके लिए प्रसिद्ध था? कार्नेलियन पत्थर के लिए। कार्नेलियन जो पत्थर आता है, बहुत ही कीमती पत्थर है, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, ठीक है, यस। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेल खड़ी। किसी बात करेंगे? सेल खड़ी, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये बहिनी नहीं है, ये बहिनी नहीं पढ़ना है, इसको हम पढ़ेंगे दक्षिणी राजस्थान। कौन सा राजस्थान? दक्षिणी राजस्थान या फिर उत्तरी गुजरात। यहाँ से ये भी क्या, एक पत्थर था, एक मुलायम पत्थर। सेल खड़ी क्या था? एक मुलायम पत्थर जिससे कई वस्तुएं बनाई जाती थी, ठीक है। एक मुलायम पत्थर होता था, ये बिल्कुल स्मूथ मुलायम पत्थर। सेल खड़ी क्या था? एक मुलायम पत्थर था जो हमें कहाँ से मिला है? एक तो अपने राजस्थान से मिला है, दक्षिणी राजस्थान से मिला है, और कहाँ से मिला है हमें को? ये उत्तरी गुजरात से। कहाँ से मिला है? उत्तरी गुजरात से, ठीक है, सेल खड़ी नामक, ठीक है, दक्षिणी राजस्थान में। दक्षिण किसे याद रखोगे भाई? दक्षिणी राजस्थान में किसे याद रखोगे भाई? सेल खड़ी का। एक बार क्या होता है, आप कहीं घूमने गए, एक व्यक्ति घूमने गया, कहाँ गया? दक्षिण राजस्थान में, कहना गुजरात, ये बांसवाड़ा और ये वाला क्षेत्र, वहाँ घूमने, वहाँ नदियाँ बहुत हैं, ठीक है। तो वहाँ क्या है, नदियों के किनारे वो बैठ गया अपने हाथ में धोने के लिए। तो वहाँ उसके बहुत छोटे छोटे पत्थर दिखे, ठीक है। उसने पत्थर उठा के देखा, जो कि पानी के अंदर था, तो वो पत्थर बिल्कुल कैसा था? एकदम मुलायम पत्थर था। कैसा था? एकदम मुलायम पत्थर था। तो उसी को वहाँ नाम दे दिया, अरे ये कौन सा पत्थर है? ये तो सेल खड़ी है, एकदम मुलायम पत्थर है, तो वहीं से इसको नाम दे दिया सेल खड़ी पत्थर। तो सेल खड़ी पत्थर हमें कहाँ से मिला है? दक्षिणी राजस्थान से मिला है, ठीक है। और कहाँ से मिला है? उत्तरी राजस्थान, उत्तरी गुजरात से मिला है। तो सेल खड़ी क्या था? सेल खड़ी क्या है? एक मुलायम पत्थर था, ठीक, बहुत ही एक कीमती पत्थर था, ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। कहाँ से मिला है? दक्षिण राजस्थान से। स्टोरी याद रखना, कहाँ गया था? दक्षिण राजस्थान में बांसवाड़ा नामक स्थान पर गया था। वहाँ बहुत नदियाँ और झरने थे। वहाँ जाकर बैठा तो बहुत सारे नदियों के अंदर पत्थर थे, जिसको मैंने एक पत्थर उठाया बिल्कुल एकदम मुलायम पत्थर था, और वहीं पर उसका नाम दे दिया सेल खड़ी, ठीक है। तो दक्षिण राजस्थान में, राजस्थान से हमें कौन सा, किसके लिए प्रसिद्ध है? सेल खड़ी के पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, और उत्तरी गुजरात के लिए। अब धातु, याद रखना, धातु के लिए तो अपना राजस्थान बहुत प्रसिद्ध है, ठीक, धातु, ठीक है। धातु के लिए अपना राजस्थान बहुत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। धातु के सर्वाधिक स्रोत या साक्ष्य कहाँ से मिले? राजस्थान से मिले। आपको याद रखना है, राजस्थान, धातु के लिए तो अपना राजस्थान बहुत प्रसिद्ध है, याद रखना, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, यस। यस, यस, आगे बढ़ते हैं, चलो। अच्छा, मैं एक चीज़ और पढ़ाना चाहूँगा यहाँ पे, ये बातें पढ़ेंगे।
ठीक है। अब आगे हम लिखना चाहूँगा मैं, कच्चा माल लिखो। ठीक है, कच्चा माल, ठीक है, यस, कच्चा माल लिखो। और कच्चा माल कहाँ से मिला है? राजस्थान। राजस्थान के कहाँ से भाई? राजस्थान में एक स्थान है खेतड़ी, सबने सुन रखा है, खेतड़ी, ठीक है, खेतड़ी आंचल। और ये खेतड़ी कहाँ पर है? सीकर में है, ठीक है। और किसके लिए प्रसिद्ध है भाई ये खेतड़ी? तांबे के लिए। अभी हमने बात की धातु के लिए राजस्थान प्रसिद्ध है, तो पहला धातु कौन सा है? तांबा। और तांबे के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है राजस्थान में? खेतड़ी आंचल, जो वर्तमान कब है? सीकर के अंदर है। और इसके अलावा और राजस्थान के अलावा दक्षिणी भारत, ठीक है, और दक्षिणी भारत भी प्रसिद्ध है धातुओं के लिए, ठीक है। अब दक्षिणी भारत में क्या क्या कौन कौन से हैं वो देखते हैं। दक्षिण भारत में, अभी दक्षिण भारत में, ठीक है, देखो कच्चा तांबे के लिए प्रसिद्ध है अपना खेतड़ी आंचल। और खेतड़ी आंचल कहाँ पर है? राजस्थान में। और दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए भाई? सोने के लिए। सोना मतलब वो स्लीपिंग नहीं, सोना, ठीक है, आभूषण बनते हैं धातु, वो उसके लिए प्रसिद्ध है भाई, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद बात करें हम, और बात करते हैं, नोट कर लेना है, एक स्थान है खेतड़ी, ठीक है, खेतड़ी जो क्षेत्र है, खेतड़ी क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ से हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और साक्ष्य मिलने से यहाँ के जो जितने भी पुरातत्वविद थे उनने क्या नाम दे दिया इसको? गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति नाम दिया। जो खेतड़ी क्षेत्र है इसमें आपको लिखना है, इसमें आप लिखिए नोट्स बना के, खेतड़ी क्षेत्र करके लिखना, ठीक है। यहाँ से मिले साक्ष्यों के आधार पर, यहाँ से मिले साक्ष्यों के आधार पर, ठीक है, आधार पर पुरातत्वविदों ने, जो उत्खनन करता था वन, पुरातत्वविदों ने इसको इस आंचल को, इस खेतड़ी क्षेत्र को किस नाम से, कौन से संस्कृति नाम दे दिया? गणेश्वर, ठीक है, इसको नाम दे दिया गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। इसको क्या नाम दे दिया? गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, ठीक है, संस्कृति का नाम दिया गया, ठीक है, यस। क्यों दिया गया? जो खेतड़ी क्षेत्र है यहाँ पर पुरातत्वविदों ने क्या किया? उत्खनन किया, ठीक है। उस उत्खनन के आधार पर ऐसे साक्ष्य मिले होंगे, ठीक है, उसके आधार पर इस क्षेत्र को गणेश्वर या जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया गया। तो प्रश्न परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, खेतड़ी क्षेत्र को पुरातत्वविदों ने मिले साक्ष्य के आधार पर इसको किस संस्कृति का नाम दिया गया? गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। या परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, गणेशपुर जोधपुरा संस्कृति किस क्षेत्र को नाम दिया गया? तो खेतड़ी क्षेत्र को नाम दिया गया, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या क्या मिला? ठीक है, यहाँ पे मृदभांड मिले हमें, ठीक है, यहाँ जो मृदभांड मिले हमें, ठीक है, कहाँ से? खेतड़ी क्षेत्र से या गणेशपुर। जो मृदभांड मिले वो बिल्कुल हड़प्पा से भिन्न थे, हड़प्पा से क्या थे? भिन्न थे, मतलब अलग ही थे, अलग ही टाइप के, ठीक है। और हमें यहाँ क्या मिली? तांबे की बहुत मात्रा में, ठीक है, तांबे की असाधारण मात्रा में संपदा प्राप्त हुई है, ठीक है। और क्या मिला हमें? तांबे की असाधारण, ठीक है, असाधारण संपदा प्राप्त हुई। कहाँ से? खेतड़ी क्षेत्र से,
असाधारण, मतलब बहुत संपदा प्राप्त हुई, मतलब बहुत, ये धातु बहुत मिला वहाँ से। ठीक है, ठीक है। और क्या लिखेंगे हम, और हमें क्या मिला यहाँ से, और हमें क्या मिला यहाँ से, इस क्षेत्र से। और ध्यान रखना है यहाँ से हमें क्या मिला है, मतलब ऐसा कहा जाता है, ठीक है, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ के जो लोग थे, कहाँ, खेतड़ी क्षेत्र के, यहाँ कहता है कि खेतड़ी क्षेत्र या फिर गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के जो लोग थे वो क्या करते थे, यहाँ से के लोग हड़प्पा, है ना, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को क्या भेजते थे, तांबा भेजते थे। ये इम्पोर्टेंट है, यस। तो हड़प्पा के लोगों को तांबा कहाँ से उपलब्ध होता था, खेतड़ी क्षेत्र से या गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति से तांबा उपलब्ध होता था हड़प्पा के लोगों को। ठीक है, मतलब एक तांबा उत्पादन केंद्र जो था वो खेतड़ी क्षेत्र या गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति थी, वो तांबे के लिए बहुत प्रसिद्ध थी, बहुत उत्पादन बहुत होता है यहाँ। ये जो धातु है बहुत मतलब असाधारण रूप से बहुत संपदा मिली यहाँ पे। ठीक है, यस। और क्या इम्पोर्टेंट है, एक नोट करके लिखो आप। ठीक है, नोट करके लिखना है आपको। और क्या लिखना है, यस, लिखिए। और तांबा हमें कहाँ से मिला है, ठीक है, और तांबा हमें कहाँ से मिला है, हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। और तांबा हमें मिला है अरब प्रायद्वीप, कहाँ से, अरब प्रायद्वीप। ठीक है, अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्व छोर। ठीक है, अरब प्रायद्वीप मिला है। देखिए दक्षिणी पूर्वी छोर में हमें क्या मिला है, क्या मिला है, दक्षिणी पूर्वी छोर पर हमें तांबा मिला है, पर हमें क्या मिला है, तांबा मिला है। तो तांबा और कहाँ से मिला है, भारत से बाहर अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से हमें तांबा मिला है। ठीक है, ठीक है। और वो क्षेत्र का नाम क्या था, ओमान। क्या नाम था, ओमान। तो इस ओमानी क्षेत्र से हमें तांबे के साक्ष्य मिले हैं या फिर तांबा हमें यहाँ मिला है। तो मतलब भारत में तांबा और कहाँ से लाया जाता, ठीक है, ओमान, जो कहाँ पर है, अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र पर स्थित है ये ओमान नामक स्थान, यहाँ से हमें तांबा मिला है। ठीक है, और क्या है, देखो यहाँ के लोग क्या करते थे, ओमानी तांबे का यूज़ करते, ये ओमानी तांबा है। अब इसके अंदर क्या रखते थे, वो राख रखते थे। क्या रखते हैं, राख रखने के ओमानी तांबा ये। ठीक है, यस, ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। विनिमय का मतलब है सेल आउट। ठीक है, बेचना। ठीक है, विनिमय करना, वो व्यापार करना, आदान प्रदान करना, आदान करना। ठीक है, यस। इसके अलावा आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यस, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कच्चा माल हमें कहाँ से मिलता था, खेतड़ी से मिलता था, ये रहा। ठीक है, ये खेतड़ी क्षेत्र, अभी मैंने आपको बताया था, है ना, ये खेतड़ी क्षेत्र। तांबे के लिए राजस्थान का जो खेतड़ी आंचल था वो तांबे के लिए बहुत प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत था वो सोने के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, यस, भारत सोने के लिए जैसे क्षेत्रों में अभिग्रहण, ठीक है, भेजा जाता था। खेतड़ी क्षेत्र से हमें क्या मिला है, ठीक है, जो खेतड़ी क्षेत्र में तांबा मिला है, ठीक है, और वहाँ से जो हमें साक्ष्य मिले, उस साक्ष्यों के आधार पर पुरातत्व विभाग ने इसको क्या, कौन सी संस्कृति का नाम दे दिया, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति नाम दे दिया। ठीक है, खेतड़ी किसके लिए, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना कि तांबे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। खेतड़ी जो आंचल है वो यहाँ से तांबा बहुत मिलता है।
ठीक है। तांबे की वस्तु की उपलब्धता संभवतः हमें यहीं से मिली है। और इस क्षेत्र के जो निवासी थे, कहाँ के, खेतरी क्षेत्र के जो निवासी थे या गणेशपुर जोधपुर संस्कृति के जो निवासी थे, जो तांबा कहाँ भेजते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे, ठीक है। और तांबा हमें कहाँ से मिला है, हमें ओमान से मिला है। ओमान कहाँ पर है, अरब प्रायद्वीप के जो दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित ओमान से भी हमें तांबा मिला है, ठीक है। और एक विशेष प्रकार का वहाँ हमें एक मर्तबान मिला है जिसको हड़प्पाई मर्तबान के नाम दिया गया। क्या नाम है, हड़प्पाई मर्तबान। एक अलग प्रकार का हमें मर्तबान मिला है। मर्तबान मतलब वही, ठीक है, मिट्टी का गड़ा, मतलब इस प्रकार के पात्र मिले हैं जिसके ऊपर काली मिट्टी की परत चढ़ी हुई होती थी, ठीक है, जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक परत चढ़ी हुई होती है, मर्तबान, ठीक है। ये इस पर छोटे छोटे मर्तबान मिले हमें, ठीक है, और इसके ऊपर काली मिट्टी की परत चढ़ी हुई होती थी, ठीक है, ठीक है। चलो, और ये भी हमें कहाँ से मिला है, ये मर्तबान मिला है, ये भी हमें ओमान से मिला है। कहाँ से मिला है, ओमान से मिला है हमें, ठीक है, याद रखना। एक मोटी परत चढ़ाई गई थी किसके ऊपर, इस हड़प्पाई मर्तबान पर। तो हड़प्पाई मर्तबान जो हमें मिला है वो प्रमुखतः हमें कहाँ से मिला है, ओमान से मिला है। कहाँ से मिला है, ओमान से मिला है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हड़प्पाई मर्तबान, हड़प्पाई जो मर्तबान प्राप्त हुए हैं उस पर किस मिट्टी की परत चढ़ाई थी, काली मिट्टी की। किस मिट्टी की, काली मिट्टी की। और ये हमें कहाँ से मिला है भाई, ओमान से मिला है। कहाँ से मिला है, ओमान से मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद रखना, ठीक है। ओमान से हमें ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, इसको अच्छे से नोट्स बना लें और नोट्स बनाने के बार बार इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें और रटने की कोशिश ना करें और समझने की कोशिश करें। जो कुछ चीज़ें रटने वाली है वो आपको रटनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। इसकी आगे की क्लास में हम इस चैप्टर को पूर्ण कर देंगे, समाप्त कर देंगे, और इसके बाद हम इस चैप्टर से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। पूरी एक क्लास लगाऊंगा उसके लिए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले आपसे फिर से विनती करता हूँ, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को, इस वीडियो लेक्चर को शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि उन लोगों को, उन बच्चों तक पहुँच सके जहाँ संसाधन की कमी है, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यह विराम देता हूँ, अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।